सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगती है, कैसे याद होंगे, रिएक्शंस याद ही नहीं रहती। सर प्रैक्टिस करें तो कहाँ से करें, क्या एनसीईआरटी हमारे लिए सफिशिएंट रहेगी, कौन से रिसोर्सेज हमारे लिए बेस्ट रहेंगे, कहेगा कि हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन अ एप्रोप्रिएट मैनर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन का एस कैरेक्टर परसेंटेज एस कैरेक्टर से क्या रिलेशन है, सिग्मा बॉन्ड कैसे देखते हैं, पाई बॉन्ड कैसे देखते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो भाई टाइटल थंबनेल आप सभी ने देख ही लिया होगा। बात हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, बोलते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगती है, समझ में नहीं आती, इतनी सारी रिएक्शंस हैं, इतने सारे रिएजेंट्स हैं, कैसे याद होंगे, रिएक्शंस याद ही नहीं रहती, या तो समझ नहीं आता, या याद नहीं रहती, या बोरिंग रहता है। सर प्रैक्टिस करें तो कहाँ से करें, क्या एनसीईआरटी हमारे लिए सफिशिएंट रहेगी, कौन से रिसोर्सेज हमारे लिए बेस्ट रहेंगे, टेस्ट कहाँ से दें। बच्चों ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप सभी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपकी जो मोहब्बत है, आपका जो रिश्ता है वो मजबूत हो जाएगा और आप सभी को पता लग जाएगा कि हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन अ एप्रोप्रिएट मैनर, ताकि आप इसमें 100% तक स्कोर कर सकते हो। बच्चों पर्सनली आई लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था एग्जाम की, तो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, उस समय मेरा ऑर्गेनिक बहुत ही खराब था लिटरली, एंड आई यूज्ड टू हेट ऑर्गेनिक। और मुझे लगता था कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल सारा रट्टाफिकेशन है और कैसे क्या होगा। फिर मैंने एक साल और तैयारी की। फॉर्चुनेटली आई गॉट अ वेरी गुड टीचर एंड मेंटोर, जिनकी हेल्प से मेरी ये धारणा जो है वो बदल गई और मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो गया। एंड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई क्रैक्ड आईआईटी इन 2006 एंड गॉट इनटू आईआईटी रुड़की, उस समय उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान था। एंड इवन आईआईटी में जाने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में जब केमिस्ट्री का रोल आया था, तो केमिस्ट्री में आई स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट इन आईआईटी बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट यही जर्नी आगे कैसे चलती रही मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं। इन 2013-14 सेशन आई क्रैक्ड यूपीएससी मेंस एग्जाम विद केमिस्ट्री ऑप्शनल, जिसमें केमिस्ट्री ऑप्शनल में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब 2 पेपर्स होते हैं, एंड वन ऑफ देम वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई स्कोर्ड अमंग टॉप 5 इन द नेशन। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी भी ये बहुत बड़ी वीकनेस थी, ये बच्चों को ज़्यादातर को पता नहीं है, कईयों के लिए सरप्राइजिंग रही होगी, मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। पर फिर मैंने उसमें मतलब विद द राइट गाइडेंस एंड द राइट टीचर गेम चेंज हो गया, वक्त बदल गया और वही जो कमज़ोरी थी वो ताकत बन गई। तो आज के इस सेशन का पर्पज़ आप समझ गए हैं। आपकी अगर ये कमज़ोरी है तो इसको ताकत बनाना, और अगर ऑलरेडी डिसेंट है तो इसको और अच्छा करना। तो क्या आप तैयार हैं? तो इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले अपने को भगवान का नाम लेना है। तो भाई सबसे पहले बोलूँगा जय श्री राम, और आप भी सभी के सभी कॉमेंट सेक्शन में जिस भी भगवान को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर उनका नाम लिखिएगा। आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आत्मशक्ति मिलेगी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिकली अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 पार्ट्स हैं, प्राइमरीली 3 या 4 पार्ट्स मान सकते हैं। पहला पार्ट है जो अपना पार्ट रहता है एनसीईआरटी वाइज लिखा होता है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे कोटा में जो हम लोग पढ़ाते हैं उसमें हम टर्म्स यूज़ करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स भी बोला जाता है, एंड थर्ड पार्ट इज आइसोमेरिज्म। तो पहला पार्ट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स होते हैं, फाउंडेशंस होते हैं। अगर हमें ये समझ में आएगा तभी आगे रिएक्शन वाला पार्ट हम ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, नहीं तो अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके बाद आता है हमारा रिएक्शन वाला पार्ट, राइट। रिएक्शन वाले पार्ट में हमारे पास हाइड्रोकार्बन आता है, हेलोजन डेरिवेटिव्स आता है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स आता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स आता है, उसके अलावा अमाइंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी हमारे पास आते हैं। अब रिएक्शन वाले पार्ट होने के बाद फिर हमारे पास क्या आता है? फिर हमारे पास बच्चों कुछ प्रैक्टिकल जो पार्ट होता है ना, जो रियल एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो है बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एंड इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग विच इज पीओसी, दैट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी में एग्जैक्टली पीओसी नाम से कोई चैप्टर डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जो 11th का हमारा चैप्टर है उसके अंदर पीओसी का काफी सिग्निफिकेंट पार्ट आ जाता है। तो अब इसको कैसे एक एक करके डील करना है मैं खटखट आपको बताता हूँ और सारे रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगा। और जो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द राइट टीचर। अगर आप सही टीचर से पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ टीचर से पढ़ने से बात भी नहीं बनती, क्योंकि उससे पहले आपके कुछ ऐसे फाउंडेशन है वो सही होनी चाहिए। अगर फाउंडेशन सही नहीं होगी तो कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, आपको समझ में आने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसा क्या फाउंडेशन है जिसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब समझ में ही नहीं आएगी? तो बच्चों वो है
कुछ केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक, जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या एप्लीकेशन है, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर से क्या रिलेशन है, या परसेंटेज एस करेक्टर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्या लिंक होता है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं। उसके अलावा सिग्मा बॉन्ड कैसे देखते हैं, पाई बॉन्ड कैसे देखते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन जो होती है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कंडेंस्ड फार्मूले को अगर ओपन करना है तो कैसे करना होगा, अगर बड़ा फार्मूला है उसको कंडेंस करना है तो क्या करना होगा। ये फाउंडेशन है। अगर ये फाउंडेशन हमें आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आती है, क्वांटम नंबर्स हमें आते हैं, यानी ये बेसिक्स जो है ना, जो अगर हमें ये आते होंगे तभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे, राइट। तो अगर आप इसमें कहीं पे भी आपकी कमी है तो पहले इसको सुधार लें, नहीं तो उसके अलावा पूरी ऑर्गेनिक में आपको समझने में बार बार दिक्कत आएगी, है ना। अब बच्चों, जैसे कि मैंने बोला, स्टडी फ्रॉम द राइट टीचर। तो आप जिस भी कोचिंग में हो सकता है पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप मुझसे ही पढ़ रहे होंगे ATP स्टार में, या हो सकता है कहीं और पढ़ रहे हैं। इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द राइट टीचर, गुड टीचर, तो फिर तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप किसी और कोचिंग में हैं और आपको सही रिसोर्स नहीं मिला, तो व्हाट टू डू। तो इसमें मैं आपको दोनों रिसोर्स बताऊंगा। एक है बच्चों फ्री रिसोर्स। सबसे पहले फ्री रिसोर्स की बात करते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अमेजिंग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ATP स्टार कोटा चैनल पे। और ये जो प्लेलिस्ट है, ये IIT JEE एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स एज वेल एज बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए रेलेवेंट है। ये पिछले 6-7 साल से आज तक की सबसे रेलेवेंट और बच्चों को बहुत पसंद है। इन प्लेलिस्ट का यूज करें और इसके बेसिस पे आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे लेकिन अगर आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है, तो डिटेल्ड स्टडी करने के लिए बच्चों एक पेड रिसोर्स है, जिसमें फुल सिलेबस के मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और कहाँ से आपको मिल जाएंगे, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यू कैन विजिट आवर ऐप और वेबसाइट, वहाँ पे जाके आत्मनिर्भर सेक्शन पे जाइएगा, एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू गेट माई फुल सिलेबस लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप बहुत जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया कि कैसे रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले पार्ट की, यानी हमारा है IUPAC, GOC एंड आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बात करते हैं IUPAC नेमिंग की। देखो, IUPAC नेमिंग में अपने को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, मतलब हमें लगता है कि बहुत सारा रटने की ज़रूरत है, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर हम NCERT लेवल तक का भी कर लें तो दैट इज़ गुड इनफ। और IUPAC नेमिंग को अच्छा करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी क्या होता है कि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, इवन JEE के लिए, नीट के लिए इतना सारा कंटेंट करा देते हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट जो सिलेबस में नहीं होता, और जिससे स्टूडेंट एक्चुअली फ्रस्ट्रेट होता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा एक इंपॉर्टेंट बात, कोटा में तो खास तौर पे कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि टीचर्स में आपस में कंपटीशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनफॉर्चुनेटली मजबूरी में बेचारों को काफ़ी एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है। पर नुकसान किसका होता है? अब वो तो अपने फीडबैक के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आपका नुकसान हो जाता है उसमें, है ना, क्योंकि बच्चे आपस में कंपटीशन करते हैं, टीचर्स के बारे में बात करते हैं, नोट्स चेक करते हैं, यार इन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस करे, तो इस चीज़ ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो आप हमेशा सिलेबस में स्टिक रहें, जो भी एडिशनल इस तरह की चीज़ें कराई जाएँ उससे बचना है। अब आपके दिमाग में वही डाउट आएगा, सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ सिलेबस में है, कौन सी नहीं है? बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, इतने सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड उनको देख के चैप्टर वाइज आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका रियल एग्जाम से कितना रिलेशन है। नहीं तो पता लगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में ही 1 महीना 1.5 महीना लगा दिया, GOC में ही 2 महीने लगा दिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सबसे बड़े दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमेशा एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नज़र में रखिए और देखिए कि क्लास में जब आप पढ़ाया जा रहा है तो उसके बेसिस पे आपके PYQs बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स तो नहीं पढ़ाए जा रहे जिनका PYQs से कोई लिंक ही नहीं है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को, वैसे मैं एक वीडियो मैं बना भी दूंगा इस तरह का कि कौन कौन से एडिशनल कॉन्सेप्ट जो पढ़ा दिए जाते हैं। ओके बच्चों, तो IUPAC नेमिंग बिल्कुल डिसेंट लेवल पे प्रैक्टिस। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। याद तभी होगा, समझ में तभी आएगा विद मोर प्रैक्टिस। ये नॉट जस्ट ऑर्गेनिक, हर चीज़ में ऐसा है, लेकिन ऑर्गेनिक में छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे रिएजेंट और बहुत कुछ होता है। तो प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस की बात अलग से करेंगे। तो IUPAC में बेसिक जो है, बेसिक चीज़ें NCERT लेवल तक अच्छे से करिए एंड PYQs कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। यानी यू हैव टू इंटेंसली फोकस। ये नहीं कि IUPAC में हर चीज़ में एनहाइड्राइड, इपॉक्सी, बाईसाइक्लो, स्पायरो, किस किस चीज़ में आप फंसे रह गए, यू नो, ध्यान रखिए इस बात का। अब IUPAC को बेसिक लेवल पे कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। अब बात आती है GOC एंड आइसोमेरिज्म की।
जीओसी एंड आइसोमेरिज्म को समझने के लिए, जैसे जीओसी में फंडामेंटली क्या होता है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइब्रिडेशन का काफ़ी स्ट्रांग रोल आता है। और उसके बाद बच्चों इंडक्टिव के बाद रेजोनेंस को समझना होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को समझना होता है, और फिर इनके एप्लीकेशंस होते हैं एरोमेटिसिटी, उसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। फंडामेंटली ये सबसे बड़े एप्लीकेशंस हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट्स हैं जीओसी में, उस पर पहले ध्यान दीजिए। अगर वो समझ में आ गए, यानी आरएचआई रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव समझ में आ गया, तो आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट, इसके एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया तो सब आ गया, बाद वाला चीज़ें आ जाएगी। तो जीओसी में पहले फंडामेंटल्स पे फोकस करना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड अगेन प्रैक्टिस इज द की। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म, जिसमें दो फंडामेंटल पार्ट हैं, एक है स्ट्रक्चरल, एक है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में बहुत ज़्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चरल को बिल्कुल बेसिक लेवल पे करिए, बहुत टफ क्वेश्चंस इससे नहीं आते। स्ट्रक्चरल में खास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम बात करें तो वो है हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। इससे रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप सर्च करेंगे हाउ टू ड्रॉ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, नॉर्मली टॉप पे मिलता है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बच्चों यहाँ पे जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसमें प्राइमरीली कन्फर्मेशनल, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में अपने को पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल के कंडीशंस क्या होते हैं, यू नो कैसे चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल है कि नहीं है। उसके अलावा कन्फर्मेशनल के भी जो कैसे कन्फर्मेशंस बनते हैं, यू नो गॉश फॉर्म कब ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कायरल सेंटर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कायरल सेंटर्स, एनेंटियोमर क्या है, डायस्टेरियोमर क्या है, यानी आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आता है। अब ये बेसिक्स अगर हमारे सही हो जाते हैं बच्चों, तो फिर हम रेडी हो जाते हैं किस चीज के लिए, रिएक्शन से लड़ने के लिए। तो आइए बच्चों अब ऑर्गेनिक के सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये है पार्ट नंबर 2 विच इज रिएक्शन पार्ट। रिएक्शन पार्ट में आप सभी जानते हैं, चैप्टर्स मैंने पहले ही बता दिए थे कौन कौन सा पार्ट है अपना। हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एसिड एंड डेरिवेटिव्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये सारा हमारा रिएक्शन वाला पार्ट है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अब रिएक्शन वाले पार्ट में क्या होता है कि मैकेनिज्म्स आते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म्स का मतलब वो रास्ता जिसके थ्रू रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि हर रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें जानने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या है रिएक्शन का मैकेनिज्म फिर बताते क्यों टीचर्स, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डीप आ जाए। हमको मेनली फंडामेंटल मैकेनिज्म्स आने चाहिए। फंडामेंटल मैकेनिज्म्स का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन में इनिशियली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आता है, फ्री रेडिकल एडिशन आता है, इस तरह की वेरियस कैटेगरीज आती है बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शंस की वेरियस कैटेगरी होती है। ये फंडामेंटल जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और ये जो जितने भी वेरियस टाइप्स हैं, ये फंडामेंटल रिएक्शंस के मैकेनिज्म अगर हमें पता लग जाए, नॉर्मली ये 8-10 टाइप्स के ही होते हैं, अगर ये हमें पता लग जाते हैं तो बाकी ज्यादातर रिएक्शंस के अपने को मैकेनिज्म नहीं जानने होते। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन होते हैं जिनके मैकेनिज्म्स भी कर लो जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बस दैट इज मोर देन इनफ। तो यानी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने मैकेनिज्म्स करने हुए हैं, 15-20 मैकेनिज्म्स। बाकी सारे सवाल बच्चों शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं। तो रिएक्शंस में शॉर्ट ट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि जो मेरे YouTube पे फ्री वीडियोस हैं उनमें भी बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे दिए हुए हैं डिफरेंट रिएक्शंस के, उनका यूज करके आप खट से सवाल कर सकते हो। तो ट्रिक्स का यूज अपने को करना है ज्यादातर रिएक्शंस में, यानी एक बार रिएक्शन समझ में आ जाए तो हमें करना क्या है, हमें बस उसको जल्दी से ट्रिक की हेल्प से खट से सॉल्व करना है कि इसमें कैसे होता है। नाउ द पॉइंट इज कि रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कैसे करें, मैकेनिज्म्स को अंडरस्टैंड कैसे करें। सर इतने बड़े बड़े मैकेनिज्म होते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राज बताने वाला हूँ जिसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छुपी है इसी कहानी में। बच्चों ये कहानी है एक ऐसे प्राणी की जो बेचारा इलेक्ट्रॉन्स का प्यासा है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी है, राइट। उसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दिखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के कि काश मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। ऐसी स्पीसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी, जो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करता है। अब इलेक्ट्रॉन से वही मोहब्बत करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। याद रखिए ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स में वेरियस स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप में इन जनरल बच्चों एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो मैंने बोला जिसको इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार होता है, और दूसरा होता है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसी, और न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी। तो पॉजिटिव चार्ज से प्यार कौन करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अगर हमने किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को पहचान लिया तो वो स्टेप हम कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो हमें एरो
जो कर्व्ड एरो कैसे जाती है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है वो पता होना चाहिए। अब इस प्रोसेस में हमेशा एक नया बॉन्ड बनता है और आप जानते हैं इन जनरल जिंदगी में भी बच्चों एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। अब ये ट्रुथ है, सच्चाई है। तो अब मैं इसमें एग्जांपल के साथ भी आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एग्जांपल दिख रहा है मार्कोनिक ऑफ एडिशन का। एल्कीन्स के ऊपर हम ऐड कर रहे हैं HBr को। तो एल्कीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, यानी अमीर है हमारा, और इसकी मोहब्बत किससे होगी? हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट HBr से। तो यहाँ पे H+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और एल्कीन हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नाउ एज यू कैन सी कि अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो एल्कीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साथ शेयर करेगा? H+ के साथ शेयर करेगा और इसी तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। सिमिलरली अगला मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा जिसमें हमारे सामने है कीटोन और कीटोन के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। अगर आपने अब तक पढ़ा भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सामने जो कीटोन है वो तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसका जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और जो Cn- है बच्चों वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, यानी न्यूक्लियोफाइल है। तो कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा क्या आप बता सकते हो? यस, यू कैन क्लियरली सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे Cn- जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कीटोन को। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को बच्चों समझ सकते हैं, राइट। और मेरी वीडियोस की हेल्प से, जो फ्री वीडियोस हैं उनकी हेल्प से, या आप कॉन्सेप्ट वीडियोस अगर परचेज करते हैं, दोनों की हेल्प से आप अपने इन कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, आपका रिएक्शंस पे धीरे धीरे कमांड आ जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप मेरे कॉन्सेप्ट वीडियोस यूज़ करें, चाहे आप ये जो फ्री यूट्यूब वीडियोस हैं उनका यूज़ करें, बच्चों नोट्स ज़रूर साथ साथ बनाओ, की पॉइंट्स को ज़रूर नोट करो क्योंकि इवेंचुअली वही रिवीजन में हेल्प करेंगे। नहीं तो ऑर्गेनिक में भूलना बहुत कॉमन है, हम भूलते रहते हैं। तो इसीलिए जो की पॉइंट्स है, की मैकेनिज्म्स हैं, इनको आप लिखिए ज़रूर, नहीं तो याद नहीं रहेगा, है ना। अब धीरे धीरे रिएक्शंस पे आपका कमांड आ जाएगा। अब बात आती है रिएक्शंस पे कमांड करने के लिए प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। तो बच्चों प्रैक्टिस मटेरियल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले फ्री रिसोर्स के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों जो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है वहां पे मैं बहुत ही अमेजिंग मटेरियल अपलोड करता रहता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। अब मैं कुछ अलग रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगा। देखिए सबसे पहले एक रेफरेंस बुक बहुत अच्छी रहती है टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस इन अ बेटर पर्सपेक्टिव। तो उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें आप सभी का मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं PY ब्रूस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और PY ब्रूस में आप जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप अलग से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई आपके टीचर सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको? एंड अगेन मैं बोलूंगा देयर आर सो मेनी रिएक्शंस जो सिलेबस में नहीं होती लेकिन वो करा दी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मैं उसका वीडियो एक और लेके आऊं तो कमेंट सेक्शन में आप बता भी दीजिएगा। एक और बात बच्चों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट में केमिस्ट्री में नया अपडेटेड कंटेंट लेकर आने वाला हूं ऑन द चैनल नेम्ड एज विनीत खत्री केमिस्ट्री चैनल। तो आप सभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट वीडियोस वगैरह आने वाले हैं, राइट। एंड केमिस्ट्री पे ही उस पूरे चैनल पे फोकस किया जाएगा। तो उसको आप अभी के भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सभी बच्चे, ठीक है। नया फ्रेश कंटेंट उसमें आपके लिए आने वाला है। अब बुक का आपको आइडिया लग गया कि एक बुक ले लो, PY ब्रूस इज गुड। उसके अलावा वैसे कुछ और बुक्स भी रहती हैं, सोलोमन्स वगैरह, वो भी डिसेंट है, मॉरिसन बॉयड भी सही है, फ्रांसिस कैरी भी सही है, पर मुझे पर्सनली PY ब्रूस बड़ी पसंद है और मेरे लेक्चर्स के साथ वो आपको काफी सूट करेगी। अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस के लिए बच्चों आप सभी जानते हो यार, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से अच्छा रिसोर्स कुछ होता ही नहीं है। चैप्टर वाइज PYQ तो हमें करने ही करने हैं, प्रैक्टिस के लिए वो सबसे अच्छा रिसोर्स है। उसके अलावा जो आपके क्लास का जो भी आपका जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ जो मॉड्यूल, जैसे हम लोग ATP स्टार में जो DPP MPP वगैरह देते हैं वो, और जो भी आप जहाँ पढ़ते हैं उसका मटेरियल, दैट इज गुड इनफ। लेकिन याद रखिए आपका प्राइम फोकस प्रैक्टिस में क्या होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द DPP वो होना चाहिए आपका PYQ। मॉड्यूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगली चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रैक्टिस के रिसोर्स के बाद बहुत बच्चों को ये डाउट होता है सर NCERT का क्या रोल है, क्या NCERT इनफ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बच्चों NCERT जो है ना इन जनरल इनफ तो रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, लेकिन प्राइमरीली उसका पर्पस होता है रिवीजन। NCERT को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर क्या होता है कि एक ही चैप्टर में बहुत सारे मिक्स कॉन्सेप्ट किए हुए हैं, वैसे ऑर्गेनिक को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। इसीलिए जो हमारी कोटा में मेथोडोलॉजी होती है वो मैं आपको बताऊं, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एग्रीगेट किया जाता है कि पहले एडिशन रिएक्शन करा दो, फिर सब्स्टिट्यूशन करा दो, फिर एलिमिनेशन करा दो। इस तरीके से कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना होता है। तो NCERT का मेरा रिकमेंडेशन है कि NCERT हमें एंड में करनी चाहिए, है ना बच्चों। अच्छा अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस रिसोर्स है जो बहुत ही रेलेवेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स अवेलेबल है,
लेकिन यू कैन गो फॉर मास्टर प्रॉब्लम बुक, जो मैंने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन की है। उसका पर्पज़ ये है ताकि रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको मिल पाएँ। तो यू कैन गेट दैट बुक, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिटेल में आप उसमें बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कन्वर्जन्स ज़रूर करनी चाहिए। कन्वर्जन्स का बहुत ही अमेजिंग रिसोर्स जो है बच्चों, वो हमारा एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा जो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है वहाँ पे भी मैं कन्वर्जन्स जो है वो डालूंगा, राइट। कन्वर्जन से क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो बहुत अच्छा चलता है और ऑर्गेनिक को मेमोराइज करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, राइट बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो रिएक्शन वाला पार्ट है, इसके बाद वाला पार्ट जो है वो है बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स हो गया, एवरीडे लाइफ हो गया। अलोंग विद दैट हमारे पास प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। याद रखना, कुछ स्किप हम कर नहीं सकते, क्योंकि आज किसी भी कॉर्नर से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो कहने की बात है, दुनिया बोलती है ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज किसी भी चीज़ से कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो यू कांट स्किप एनीथिंग। लेकिन द की इज टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, बट फोकस रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ओवरऑल अगर मैं पिक्चर बताऊँ, अगर मैं ओवरऑल समराइज करूँ, तो बच्चों यू नीड टू फोकस दैट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस के लिए क्या सही है, थ्योरी के लिए क्या सही है, मैंने शुरू से आपको बता दिया। पहले अपने फाउंडेशन सही करिए, फाउंडेशन के बाद जो बेसिक एरिया है, सेकंड बात है मैं समराइज कर देता हूँ, बेसिक जो सारा पार्ट है जीओसी, आइसोमरिज्म, आईपीसी, उसको सही करिए। रिएक्शन वाले पार्ट को बच्चों अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, उससे प्यार करिए, लिख लिख कर देखिए। जितना लिख लिख कर देखोगे उतना कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। प्यारे की पॉइंट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने अच्छे से, ताकि रिविजन कर पाओ किसी भी एग्जाम से पहले। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप जो रिसोर्सेज मैंने बताए वो यूज़ करिए, टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, आपको जो रेफरेंस बुक है वो भी ओकेजनली पढ़ेंगे, तो आपकी कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव होगी। एंड चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज तो एनी हाउ आप सभी को करने हैं। ओके बच्चों, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बच्चों मोहब्बत है, प्यार है, आपको इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप बहुत अच्छा करने वाले हो। होपिंग दैट इस वीडियो से आप सभी को हेल्प मिली होगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप सभी अब स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। ओके बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।